देखिए, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम की पावर की। तो आखिर क्या है इस पद में ऐसा खास और कैसे पहुंचा जाता है यहां तक? अगर ये जानना चाहते हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश में एसडीएम बनने का पूरा रोड मैप समझते हैं, बिल्कुल शुरू से, एक एक स्टेप करके। हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। हम समझेंगे कि इस पद में आखिर कितनी ताकत है। फिर देखेंगे कि इस सफर की शुरुआत करने के लिए क्या शर्तें हैं। परीक्षा के 3 मुश्किल पड़ावों को जानेंगे, सबसे बड़ी जंग यानी मेंस एग्जाम को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे उस इनाम की जो ये सारी मेहनत सफल होने पर मिलता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि एक एसडीएम की कुर्सी में आखिर कितनी शक्ति होती है और उनकी असल जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। तो देखिए, एसडीएम का मतलब है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये एक जिले के अंदर जो सब डिवीजन या तहसील होती है, उसके सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। मतलब पूरे इलाके का शासन इनके ही हाथ में होता है। अब इनके काम का दायरा देखें, कितना बड़ा है। एक तरफ तो इन्हें अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, दूसरी तरफ जमीन और रेवेन्यू से जुड़े सारे मामले देखने हैं। इतना ही नहीं, सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, और आम जनता की शिकायतों को सुनना और उन्हें दूर करना भी इनके ही काम का हिस्सा है। तो इस शक्तिशाली पद तक पहुंचने का सफर शुरू कैसे होता है? चलिए अब उन जरूरी शर्तों और उस पहले कदम की बात करते हैं जो हर उम्मीदवार को उठाना पड़ता है। तो कौन लोग हैं जो इस सफर पर निकल सकते हैं? देखिए, क्वालिफिकेशन बहुत सीधी है। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उम्र 21 से 40 साल के बीच हो। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी मिलती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एसडीएम बनने का जो गेटवे है, जो दरवाजा है, वो है यूपीपीसीएस परीक्षा। इसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी हर साल कंडक्ट कराता है। अच्छा, क्वालिफाई तो कर लिया, पर असली चुनौती तो अब शुरू होती है। अब बात करते हैं इस परीक्षा के उन 3 मुश्किल पड़ावों की जिन्हें पार करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये स्लाइड पूरी चयन प्रक्रिया को बड़ी अच्छे से दिखाती है। ये 3 स्टेप्स का एक सफर है जिसे हर कैंडिडेट को पार करना होता है। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा है मेंस एग्जाम और आखिरी पड़ाव है इंटरव्यू, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स को आप एक तरह की स्क्रीनिंग समझिए। ये बस एक छंटनी का प्रोसेस है। इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते। लेकिन असली जंग, असली मुकाबला तो मेंस में है। ये एक डिटेल्ड रिटन एग्जाम है और इसी के नंबर तय करते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। जैसा हमने देखा, मेंस एग्जाम ही इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का दिल है। ये वो निर्णायक लड़ाई है जहां किसी भी कैंडिडेट के ज्ञान की गहराई और लिखने के हुनर की असली परीक्षा होती है। और अब तो पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आ चुका है। पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था वो अब खत्म। अब हर कैंडिडेट को ये 8 कंपलसरी पेपर देने ही होंगे, जिसमें जनरल हिंदी, निबंध और जनरल स्टडीज के 6 पेपर शामिल हैं। जनरल स्टडीज के जो पहले 4 पेपर हैं वो नॉलेज का एक बहुत बड़ा दायरा कवर करते हैं। जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पेपर 2 में संविधान और गवर्नेंस, पेपर 3 में इकोनॉमी और साइंस, और पेपर 4 में एथिक्स यानी नैतिकता से जुड़े सवाल आते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर वो है जनरल स्टडीज के पेपर 5 और 6। ये दोनों पेपर अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हैं। मतलब इसमें राज्य के इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी और संस्कृति की बहुत गहरी समझ चाहिए होगी। तो सवाल उठता है कि इस महायुद्ध की तैयारी कैसे हो? देखिए, सफलता की 3 चाबियां हैं। रोज रोज आंसर लिखने की प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स पर एकदम मजबूत पकड़, और जो भी पढ़ें उसके छोटे छोटे नोट्स बनाकर लगातार रिवीजन करते रहना। अच्छा, इतनी कड़ी मेहनत और इस मुश्किल परीक्षा के बाद आखिर मिलता क्या है? अब बात करते हैं उस इनाम की जो एक सफल उम्मीदवार का इंतजार कर रहा होता है। सैलरी, सुविधाएं और वो सम्मान जिसके लिए सब मेहनत करते हैं। तो सैलरी कितनी मिलती है? शुरुआत होती है करीब 56,000 रुपए से, और ये 1 लाख रुपए महीने से भी ऊपर जा सकती है। वाकई एक जबरदस्त फाइनेंशियल पैकेज है। पर यह कहानी सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। इस पद के साथ मिलती है एक सरकारी गाड़ी, रहने के लिए शानदार बंगला, मदद के लिए पूरा स्टाफ और समाज में वो इज्जत और सम्मान जिसका कोई मोल नहीं है। जब कोई कैंडिडेट इन सभी मुश्किल पड़ावों को पार कर लेता है तो उससे सीधे पोस्टिंग नहीं मिलती।
एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात होने से पहले उसे एक बहुत ही सॉलिड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो एसडीएम बनने का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। सवाल सिर्फ एक है कि इस रास्ते पर चलने का समर्पण और वो जुनून है या नहीं।